G20 के एक मुद्दे पर हम लोगों ने कल बात किया था कोणार्क को लेकर। अब देख लेते हैं दूसरा कि अभी ये जो G20 की बैठक हुई है इसमें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पर सहमति बनी हुई है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है और यह पहल भारत की है। और भारत की इससे पूर्व दो पहल अंतर्राष्ट्रीय रूप से पर्यावरण के क्षेत्र में काफी लोकप्रिय रही है। पहला है तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यह 2015 में पेरिस में नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सामने रखा था। इसके तहत क्या है, वे देश जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है वहां पर क्या डेवलप किया जाएगा, सोलर एनर्जी, क्योंकि सूरज सीधे कहाँ चमकती है तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन किसकी पहल है बच्चों, भारत की। ठीक है, और इसमें एक साझेदार फ्रांस भी है। कौन है तो फ्रांस। तो ये किसकी किसकी पहल थी, भारत और फ्रांस की। यह पहल कब शुरू हुई थी तो 2015 में पेरिस में, जब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बैठक के दौरान इंडिया और फ्रांस ने यह प्रस्ताव दुनिया के सामने रखा था। इसके अलावा जो दूसरी अंतरराष्ट्रीय पहल है पर्यावरण के क्षेत्र में भारत की, वो क्या है तो CDRI, कोअलिशन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। यह कब भारत ने सामने रखा तो 2019 में, जब UN क्लाइमेट एक्शन समिट आयोजित किया जा रहा था। UN क्लाइमेट एक्शन समिट आयोजित किया जा रहा था। तो ये दो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पहल है जो भारत द्वारा पर्यावरण की क्षति को रोकने के लिए या उसको नियंत्रण में लाने के लिए शुरू किया गया है। अभी G20 में यह बात स्वीकारी गई है। हम पहले ही बताए हैं कि इसी सम्मेलन में, जो 2015 में सम्मेलन हो रहा था पेरिस में, फ्रांस की राजधानी में, तो यहाँ पर दो लक्ष्य रखे गए थे कि इस सदी के अंत तक, यानी 21वीं सदी के अंत तक, अभी 21वीं सदी चल रही है, 21वीं सदी के अंत तक पृथ्वी का जो तापमान है वह पूर्व औद्योगिक स्तर से, कहां से, पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। यानी कि औद्योगिक क्रांति जब हुई तो उस वक्त जो तापमान था, मान लीजिए अगर उस वक्त 20 रहा होगा तो वो अधिक से अधिक 22 होना चाहिए, 23 नहीं होना चाहिए। और कोशिश करना है कहां तक रखना है हमें, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, और यही जो तापमान बढ़ रहा है इसे ही क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे जो यह बैठक 2015 में हुई थी वहां पर इसी को पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं। तो पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्य क्या है तो 2100 तक इस पृथ्वी के तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने ज्यादा नहीं होने देना है और कोशिश करनी है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित हो जाए। तो अभी G20 वाले देशों ने स्वीकार लिया कि जिस रफ्तार से अभी जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है और जो नवीनीकरण ऊर्जा जो अपनाई जा रही है पर्याप्त नहीं है, ये तो 2050 तक से ही ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित नहीं किया गया तो यह जो तापमान है 2 या 3 डिग्री 2050 तक ही पार कर जाएगा। तो अगर हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें जल्दी से जल्दी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर कटौती करनी होगी और नवीकरणीय ऊर्जाओं को लाना होगा, क्योंकि ग्रीन हाउस को जो गैस उसको अगर कट करेंगे तो उसकी जगह पर कुछ तो आना चाहिए ना, नहीं तो पूरी दुनिया ही रुक जाएगी, क्योंकि पूरी ऊर्जा तो अभी ग्रीन हाउस गैस से हमें प्राप्त हो रही है। भाई पेट्रोल डीजल से गाड़ी चल रही है तो उसके जगह हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए या फिर पेट्रोल की जगह कुछ हमारे पास हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यह बात स्वीकार कर लिया गया है G20 के देशों के द्वारा कि अगर
उचित कदम नहीं उठाए गए तो ये जो पेरिस एग्रीमेंट का लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हो सकेगा। उसी दिशा में उठाया गया यह एक पहल है भारत द्वारा, जिससे इस प्रकृति के बदलते जलवायु की रोकथाम की जा सकती है। तो आइए देखते हैं, भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA लॉन्च किया। GBA यानी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भारत की पहल पर लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य जैव ईंधन के उपयोग की दिशा में आगे बढ़ने और इसे व्यापक तौर पर अपनाने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने वाले एक मंच के रूप में कार्य करना है। तो GBA का उद्देश्य क्या है? यह एक मंच के रूप में कार्य करेगा। किस रूप में? मंच के रूप में, प्लेटफॉर्म के रूप में। और इस मंच पर क्या किया जाएगा? जैव ईंधन को बढ़ावा दिया जाएगा। किसको? जैव ईंधन को। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है? यह एक प्लेटफॉर्म होगा और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होगा, जहां पर बात होगी बायोफ्यूल को लेकर, जैव ईंधन को लेकर बात होगी कि इसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, इस जैव ईंधन में किस प्रकार से नई तकनीकों का समावेशन किया जा सकता है, कैसे एक देश को दूसरे देश से जोड़ा जा सकता है। तो जो भी मुद्दे हैं कहां से जुड़े हुए? जैव ईंधन से, वही इस मंच पर बात की जाएगी। तो समझ में आ गया। तो GBA क्या है? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है? भारत की एक पहल है, अंतरराष्ट्रीय पहल है। यह एक अंतरराष्ट्रीय मंच है जिसका काम जैव ईंधन को प्रोत्साहित करना है। ठीक, स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब जैव ईंधन क्या है, थोड़ा जैव ईंधन को समझ लेते हैं। देखिए, जैव ईंधन क्या है कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, पेड़ के लट्ठे हो गए या फिर मक्का हो गया, शुगर हो गया, या फिर जो भी वेस्ट भी आता है नगर निगम में, जो भी वेस्ट जनरेट होता है, उससे हम लोग क्या बना सकते हैं? तो फ्यूल बना सकते हैं। और फ्यूल का नाम क्या है? तो C2H5OH, एल्कोहल। क्या बना सकते हैं? एल्कोहल। अब हम लोग जानते हैं कि जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, वो क्या है? जलती है। एल्कोहल क्या रहती है? जलती है। इसीलिए लोग क्या बनाते हैं? फायर पैड। ठीक, तो इन सब से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एल्कोहल। और इस एल्कोहल को हम लोग मिक्स कर सकते हैं पेट्रोल में। किसमें मिक्स कर सकते हैं? पेट्रोल में। अब पेट्रोल, ये जो है पेट्रोल में ज्यादातर क्या है? तो मीथेन है, ठीक, कुछ ब्यूटेन है, इसमें प्रोपेन है। अगर इसमें ऑक्सीजन आ जाएगा, यदि इसमें ऑक्सीजन आ जाएगा तो होने वाला जो प्रदूषण है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक E20 होना चाहिए। E20 का मतलब एथेनॉल 20, इसको क्या कहते हैं? एथेनॉल भी कहते हैं। हाँ, और ये जो 20 है मतलब पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल मिक्स होना चाहिए? 20%। तो E20 क्या है? एथेनॉल 20%, किसमें? पेट्रोल में। और ये लक्ष्य कब तक हासिल करना है? वर्ष 2025 तक। तो जैव ईंधन क्या है? बायोफ्यूल। बायोफ्यूल ऐसा फ्यूल जो कहां से? बायोटिक मटेरियल से प्राप्त किया जाता है। जैव ईंधन का मतलब ऐसा ईंधन जो कहां से प्राप्त किया जाए बच्चों? जैविक पदार्थों से। और ये सभी क्या है? तो जैविक पदार्थ है। ठीक, तो अभी इसके लिए जो सबसे उपयुक्त होता है वो गन्ना और मक्का रहता है। इसके अलावा हम लोग किसी भी बायोटिक मटेरियल से कुछ न कुछ मात्रा में क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो एथेनॉल या अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, या एथिल अल्कोहल, एथेनॉल, जो भी कह लीजिए। ठीक, तो जैव ईंधन समझ गए क्या है? इसको नगर निगम वेस्ट से, पराली से, जहां तक जो धान की पराली होती है ना, उससे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब इससे क्या होगा? अब देखिए, ये जो जैविक पदार्थ है इनका जुड़ाव किससे है? तो किसानों से है। तो इससे किससे लाभ होगा? किसानों को लाभ होगा। और जो फूड पार्क है, फूड पार्क में बहुत सारी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट से खाद्य योग्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे मक्का, तो मक्का का ये सारी चीजें वेस्ट जनरेट होगा। तो इन सब से भी क्या बनाया जा सकता है? बायोफ्यूल। और भारत तो ये कृषि आधारित
देश ही है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बायोफ्यूल की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। बायोफ्यूल को लेकर ब्राजील अभी सबसे अव्वल है, क्योंकि ब्राजील भी हमारी तरह से ही एक कृषि आधारित राष्ट्र है। ठीक, समझ में आ गया बायोफ्यूल क्या है? तो बायोफ्यूल का साधारण सा अर्थ है ऐसा ईंधन जो हमें कहां से प्राप्त होता हो, जैविक पदार्थों से प्राप्त होता हो, विशेष रूप से मक्का और गन्ना से, और चाहे तो किसी भी बायोटिक मटेरियल से, किसी भी जैविक पदार्थ से हम लोग बायोफ्यूल प्राप्त कर सकते हैं। चले आगे। ठीक, इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसमें टोटल कितने देश हैं। ठीक, तो अभी देखें तो इसमें जो टोटल देश है तो ये 7 हो गए। ठीक, और ये 4, कितने हो गए? 11, और ये 8। तो इसमें टोटल 9 सदस्य देश है, 19 सदस्य देश है, और 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन है, 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, अब देखेंगे 19 देश कहां कहां से हैं। तो 19 देश में से 7 देश वे देश हैं जो G20 के भी सदस्य हैं। ठीक, उनमें कौन है? तो अर्जेंटीना है, ब्राजील है, कनाडा है, भारत है, इटली है, दक्षिण अफ्रीका है, और संयुक्त राज्य अमेरिका है। आगे G20 समूहों द्वारा आमंत्रित, अभी जो G20 की बैठक हुई 18वां संस्करण 9 से 10 सितंबर के मध्य, कहा? दिल्ली में। तो इसमें 9 देश आमंत्रण से आए हुए थे। ठीक, तो उस 9 देश में से 4 देश भी किसमें शामिल है? तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में। वो कौन है? तो ध्यान रखना, यहां से आपका 2 काम हो जाएगा कि G20 में कौन कौन से देश शामिल हुए, किस रूप में? गेस्ट मेंबर के रूप में। तो आप बता सकते हैं बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशियस और संयुक्त अरब अमीरात। तो ठीक, तो ये चारों देश जीबीए में भी शामिल है, और ये चारों देश गेस्ट मेंबर के रूप में भी G20 में शामिल हुए थे। 8 ऐसे देश हैं जो G20 के सदस्य नहीं है, जैसे आइसलैंड, केन्या, गुयाना, पराग्वे, सेशल्स, श्रीलंका, युगांडा और फिनलैंड। ठीक, और इसमें 12 क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जैसे कि, और देखिए कितने महत्वपूर्ण संगठन है। विश्व बैंक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, एशियाई विकास बैंक, विश्व आर्थिक मंच है, बहुत इंपॉर्टेंट, यह एक संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व एलपीजी संगठन, यूएन एनर्जी फॉर ऑल, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, ऐसे और दुनिया भर के अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। तो ऐसे बहुत, इसमें 12 टोटल संगठन है। हाँ, तो जीबीए में टोटल कितने देश हो गए? 19 देश हो गए, और 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन हो गए। ठीक, और इसमें ज्यादातर अभी आप देश देखेंगे तो ग्लोबल साउथ के मिलेंगे। ठीक, चले आगे। ठीक, जीबीए का महत्व देख लेते हैं। महत्व क्या है? यह प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देकर जैव ईंधन के वैश्विक उपयोग में तेजी लाएगा। ठीक, तो इससे क्या होगा? जब देश आपस में जुड़ जाते हैं तो किसी एक देश की टेक्नोलॉजी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? दूसरे देश में, दूसरे देश से तीसरे देश में। फिर जब वो टेक्नोलॉजी सब आगे बढ़ना चाहेंगे, भाई आज देखिए, आज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भारत में आई रसिया से। आज भारत के लोग खुद ही बना लेते हैं वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अभी जो काकरपारा में लगा है स्वदेशी रूप से निर्मित सबसे बड़ा, तो जब हमारे पास आया तो हम उससे आगे बढ़े कि नहीं? तो वैसे ही अगर आज ब्राजील बायोफ्यूल बना रहा है, अगर टेक्नोलॉजी हमें देगा तो हम उसको समझकर उससे और अच्छा बना सकते हैं। अगर हम उसको केन्या को देते हैं तो केन्या उसको समझकर और अच्छा बना सकता है। तो इससे क्या होगा? प्रौद्योगिकी का विकास होगा, जिस प्रौद्योगिकी से जैव ईंधन का उत्पादन किया जाता है। साथ ही जीवाश्म ईंधन, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, जलवायु परिवर्तन का, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करेगा। ठीक, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों अब स्टैंडर्ड भी किया जाएगा। जैसे आज भारत बायोफ्यूल बनाया, एथेनॉल। ठीक, अब भारत उसको क्या करना चाहे? एक्सपोर्ट करना चाहे, तब तो उसके लिए क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे अभी आप देखेंगे पेट्रोल को भी पेट्रोल का भी मापन किया जाता है कि इसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं है, ऑक्टेन नंबर से उसको मापा जाता है। उसी प्रकार से क्या बनाना? मानक,
कि जिससे बायोफ्यूल के आयात निर्यात में क्या हो, आसानी हो, विश्वास आ जाए। मानक से क्या आ जाता है, विश्वास आ जाता है। जैसे अभी फूड प्रोडक्ट में उसके पीछे क्या रहते हैं, मानक रहते हैं जो FSSAI जारी करता है। तो इसके लिए भी क्या हमें क्या जनरेट करना है, तो मानक संहिताओं का कोड जो भी इसके संचालन में क्या करे, आसानी ला दे। ठीक, संधारणीय सिद्धांतों तथा विनिमयों के विकास, अंगीकरण और क्रियान्वयन में मदद करेगा। कुल मिलाकर हमें एक व्यवस्थित रूप से इसके लिए मानक तैयार कर लेना है जो सभी देशों द्वारा स्वीकार्य हो। उसमें क्या होगा, आने जाने में सहायता होगी या फिर उसको आयात और निर्यात करने में इजी होगा। इस कदम से जैव ईंधन को अपनाने और इसके व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। यह गठबंधन वैकल्पिक ईंधन के उपयोग की दिशा में आगे बढ़ने और 2070 तक, ध्यान रखेंगे भारत ने नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा है, तो 2070 तक। इसको पूछता है और हमारे प्रीलिम्स में आ भी चुका है कि भारत का नेट जीरो का लक्ष्य क्या है। नेट जीरो को कई लोग गलत समझ लेते हैं। नेट जीरो का मतलब है, देखिए नेट जीरो का मतलब यहाँ सीधा सा मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन से या फिर पहले ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से। ठीक, तो नेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि कोई देश ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन ही नहीं कर रहा है, ऐसा संभव नहीं है। नेट जीरो का मतलब है कि अगर कोई देश ग्रीन हाउस गैस, यही कारण है जलवायु परिवर्तन का, तो इसको तो हमें रोकना होगा। तो नेट जीरो का मतलब है अगर कोई देश मान लीजिए 10 ग्राम या 10 टन ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है और अगर उसके पास 10 टन सोखने की क्षमता है, तब वो क्या कहलाएगा, नेट जीरो। नेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि टोटल जीरो कर देना, ऐसा संभव ही नहीं है। कहीं न कहीं से कुछ न तरीके से CO2 तो निकल ही जाएगा, लेकिन आपके पास जैसे उतने पेड़ पौधे होने चाहिए जो उस CO2 को क्या कर ले, सोख ले। ठीक, और आजकल तो क्या आता है, कार्बन कैप्चरिंग तकनीक आती है। जैसे धुआं निकल रहा है चिमनी से, तो वहीं उसको कैप्चर कर ले और जमीन के नीचे उसको दफना दे। समझ रहे हैं? तो भारत का लक्ष्य कब तक है नेट जीरो का, 2070 तक। ठीक, तो 2070 तक कार्बन नेट जीरो, कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करेगा, निश्चित रूप से करेगा। ठीक, चले आगे। GBA से जुड़ी चिंताएं। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देश प्राय प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के प्रति इच्छुक नहीं होते। कुछ पर्यावरणीय चिंताएं भी हैं, जैसे फसल उगाने के लिए भूमि का अधिक उपयोग होने लगेगा। ठीक, तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देश प्राय प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर इच्छुक नहीं होते। इन लोग के पास टेक्नोलॉजी है क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन जल्दी से ये उसको ट्रांसफर नहीं करते हैं। फिर वहां कॉपीराइट का इशू है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू है, बहुत सारे, इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना होगा। यही क्या है, इससे जुड़ी चिंता है कि ये टेक्नोलॉजी हमें कैसे देंगे। कुछ पर्यावरणीय चिंताएं भी हैं, जैसे फसल उगाने के लिए भूमि का अधिक उपयोग होने लगेगा, क्योंकि ये कहाँ से आएगा ईंधन, तो जैविक पदार्थों से आएगा। इससे भूमि उपयोग में परिवर्तन होगा, जल का अधिक दोहन होगा, तो ऐसी भी संभावनाएं हो सकती हैं। सतत वित्त पोषण तंत्र की स्थापना पर सहमति बनाना। ठीक, ये जो पोषण तंत्र है इसके लिए जो फंड है, फंड कहाँ से आएगा, जैसे जो डेवलपिंग जो कंट्री है, मान लो टेक्नोलॉजी दे दिया, तो टेक्नोलॉजी तो फ्री में देगा नहीं, उसके लिए भी क्या लगेंगे, पैसे। तो पैसे के लिए ही हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक कोष। ठीक, एक तंत्र बनाना पड़ेगा जो विकासशील देशों को मदद करे इस तकनीक को अपनाने में। ठीक, और जैव ईंधन पर आयात प्रतिबंधों से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई देश आयात पर क्या लगा देते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं। तो ये कुछ क्या है, चिंता है। हाँ, देखते हैं जैव ईंधन के बारे में। मैं पहले कुछ बता चुका हूं। जैव ईंधन एक नवीकरणीय ऊर्जा ईंधन है, ध्यान रखेंगे। यह नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है, नवीकरणीय है। इसे फसल अपशिष्ट, वनस्पति अपशिष्ट, नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट जैसे बायोमास से प्राप्त किया
सकता है। इसका उपयोग परिवहन में डीजल व पेट्रोल के स्थान पर या इनके साथ मिश्रण में किया जा सकता है। जैसे मैंने क्या बताया, E20 कब तक का लक्ष्य है, 2025 तक का लक्ष्य है। ठीक, आगे देख लेते हैं जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहले, इस पर कभी अलग से बात करेंगे, अभी संक्षेप में है। एक तो क्या है, सतत स्कीम है, और इसका पूर्ण रूप क्या है, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, इसमें क्या किया जा रहा है, 2023-24 तक 5000 बायो सीएनजी संयंत्र स्थापित करना है। ऐसे प्लांट लगाने हैं जो क्या उत्पन्न करे, बायो सीएनजी। सीएनजी से बसें चलती हैं दिल्ली में भी, धीरे धीरे छोटे शहरों में भी आएगा। गोवर्धन योजना, इसका लक्ष्य एक क्या है, तो गोवर्धन योजना है, और इसमें क्या किया जाएगा, 500 नए संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित करना है। तो इसमें गोबर से ही सीएनजी बनाना है। ठीक, आगे क्या है, समर्थ योजना, इसमें क्या है, तापीय विद्युत संयंत्रों में कृषि अवशेषों के उपयोग पर सतत कृषि योजना चलाई जा रही है। अभी जो तापीय विद्युत संयंत्र, वहां कोयले के जरिए स्टीम बनाया जाता है, तो वहां पर किसके जरिए, कोयले के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाए, तो कृषि अवशेषों का। इससे किसानों को भी फायदा होगा और ये जो कृषि अवशेष है इनका उपयोग भी हो जाएगा। इस कृषि अवशेष से क्या बना ले, बायोफ्यूल, फिर कोयले की जगह क्या यूज कर ले, एथेनॉल को या बायोफ्यूल को। तो ये क्या हो गई, जैव ईंधन से जुड़ी भारत की पहले तो गोवर्धन योजना, समर्थ योजना और सतत योजना। ठीक, कभी इनके बारे में विशेष रूप से हम लोग बात करेंगे। ठीक।